Hello everybody, I am Dr. Anu Vai Soni, again being connected with you, having a very important chapter, very important principle to discuss with you. And this is uh, principle or doctrine of double geoparody under Article 20 and sub-article 2 of the Constitution of India and Section 300 of the Criminal Procedure Code 1973. Well, let me allow to start to open the discussion. बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर अनु भाई सोनी फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ, फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसके संबंध में मैंने अपने पिछली हमारी मुलाकात हुई थी उसमें मैंने उसके संबंध में आपको संकेत दिया था कि अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए जहाँ दीवानी प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड में दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, सेक्शन 10 which leads the principle of res sub judice and other one the section 11 which explains the principle of res judicata, परांग न्याय का सिद्धांत धारा 11 और विचाराधीन वाद का सिद्धांत धारा 10 सीपीसी, जिस पर हम अपनी पिछली मुलाकात में एक विस्तृत चर्चा अपन कर चुके हैं। मैंने वहीं पर आपको बताया था कि एक मिलता जुलता जो सिद्धांत है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है, आर्टिकल 20 का जो सब आर्टिकल 2 है उसके अंतर्गत, और जिसको बोलते हैं अपन दोहरे खतरे का सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत जहां ये सिद्धांत बताया गया है, वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 300 भी इस संबंध में प्रावधान करती है। आज की जो हमारी मुलाकात है, आज की जो हमारी चर्चा है, बस इन्हीं दोनों पर आधारित है। चलिए देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत क्या प्रावधान है। आर्टिकल 20 जो है, अनुच्छेद 20 और उसके समझ लीजिए उप अनुच्छेद जो कहिए, सब आर्टिकल 2, उसमें कहा गया है, उसको नाम दिया गया है दोहरे खतरे का सिद्धांत, जो एक मैगजीम है उस पर आधारित है। उस मैगजीन को जो है उसका लैटिन जो लाइन है वो ये है, नेमो डिबेट बिस वेक्सारी। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए या एक ही कारण से 2 बार खतरे में या 2 बार परेशानी में नहीं डाला जाएगा। यही बात हमने सीपीसी की धारा 10 और 11 में कहा था कि जहां एक पक्षकार, एक वादी ने कोई मुकदमा प्रतिवादी के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ किसी सक्षम न्यायालय में चालू कर दिया है और वो मामला लंबित है, तो उसी वादी को दोबारा उसी प्रतिवादी को परेशान करने के लिए उसी न्यायालय में या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उसी काज ऑफ एक्शन, उसी फैक्ट इशू के आधार पर दोबारा मामला लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार हमने पिछली मुलाकात में भी बताया था कि सीपीसी की धारा 11 जिसमें प्रांग न्याय का सिद्धांत है, रेस जुडिकेटा है, वो भी यही कहता है कि जहां पर किन्हीं पक्षकारों के बीच कोई मामला डिसाइड हो गया है, किसी सक्षम न्यायालय ने उसको फाइनली डिसाइड कर दिया है, वहां उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी काज ऑफ एक्शन को, उसी फैक्ट इशू को उसी हैसियत से दोबारा मुकदमेबाजी के लिए नहीं लाया जाएगा, दोबारा उसे मामला लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, है ना। ये तो सिविल मामले में बात हुई। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला है उसका संबंध क्रिमिनल मामलों से है। इसमें कहा गया है कि जहां पर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि जहां पर किसी अभियुक्त को किसी मामले में अभियोजित करके दंडित कर दिया गया है, where accused person has been prosecuted and convicted by any competent court, है ना। तो फिर ऐसे अभियुक्त को उसी अपराध के लिए, उसी आरोप के लिए दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा, उसे दोबारा उसके ऊपर किसी न्यायालय में मामला नहीं चलेगा। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और ये ब्रिटिश कॉमन लॉ में भी, ब्रिटिश पेनल सिस्टम में भी ये बात है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है उसको थोड़ा आप गौर से सुने कि किसी भी अभियुक्त को जो किसी भी सक्षम न्यायालय में अभियोजित, प्रोसिक्यूट किया गया है, नॉट ओनली प्रोसिक्यूटेड बट ही मस्ट बी कन्विक्टेड आल्सो, उसे दंडित भी किया गया होना चाहिए, है ना।
जब वो किसी अदालत में उसका परीक्षण किया गया हो, उसे प्रोसिक्यूट अभियोजित किया गया हो, जिसे हम बोलते हैं ना अभियोजन। अभियोजन जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाता है, मामले को परीक्षण के लिए किसी क्रिमिनल कोर्ट में लेकर के आता है। तो तब जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जाता है, जो अभियुक्त होता है, जिसे अदालत के सामने परीक्षण के लिए लाया जाता है, कहा जाता है कि उसे अभियोजित किया जा रहा है, ही इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अभियोजित किया जाए कि उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाए और उसे बतौर आरोपी कटघरे में खड़ा करके उसके खिलाफ मामला चलाया जाए, तो कहा जाता है कि हम उसको अभियोजित कर रहे हैं। तो ऐसा अभियोजित करने के बाद यदि उस व्यक्ति को उसी आरोप के लिए, अपराध के लिए, या किसी भी आरोप या अपराध के लिए एक धारा के अंतर्गत या कई धाराओं के अंतर्गत दंडित कर दिया गया सक्षम न्यायालय के द्वारा, है ना, तो जब उसको दंडित कर दिया गया है, तो उसके ऊपर फिर उसी आरोप को लेकर के, उसी फैक्टिंग इश्यू को लेकर के, उसी चार्ज को लेकर के दोबारा मामला नहीं चलाया जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं दोहरे खतरे का सिद्धांत, है ना, ने डॉक्ट्रिन अगेंस्ट द डबल जियोपैरिडी। दोहरे खतरे का सिद्धांत यही सीधे सीधे तौर पे कहता है कि एक व्यक्ति जब एक बार प्रोसिक्यूट हो गया, उसको सजा मिल गई और उसकी सजा अब जारी है, तो अब उसको दोबारा उसी आरोप के लिए, उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें आप एक बात पाएंगे कि ब्रिटिश सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में कहा गया है कि जहां पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला चला, अभियुक्त है, उसके खिलाफ मामला चलाया आपने, अब कोर्ट ने चाहे उसे दंडित किया हो, चाहे उसको रिहा कर दिया हो, दोनों ही स्थितियों में उसके खिलाफ दोबारा उसी आरोप के लिए, उसी अपराध के लिए, उसी चार्ज के लिए दोबारा उसके खिलाफ मामला नहीं चलाया जाएगा। ये ब्रिटिश सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में ये बात है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा इस मामले में थोड़ा संकीर्ण है, सीमित है। वो क्या कहता है कि जहां पर यदि अभियुक्त को दंडित किया गया हो, मामला तो चलाया गया हो, लेकिन जहां पर दंडित किया गया हो, वहीं पर ये आर्टिकल लागू होगा, वहीं पर ये उसको सेफ गार्ड मिलेगा, वहीं पर उसको प्रोटेक्शन मिलेगा कि अब उसके खिलाफ दोबारा मामला नहीं चलाया जाएगा। लेकिन यदि वो रिहा हो गया है, यदि उसका एक्विटल हो गया है, तो फिर ये आर्टिकल वहां पर लागू नहीं होता। मतलब यदि कोर्ट ने, सक्षम अदालत ने किसी अभियुक्त को बरी कर दिया है, तो फिर वहां पर ये आर्टिकल लागू नहीं होता, वहां पर उसको कोई सेफ गार्ड नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ उसी आरोप के आधार पर दोबारा मामला चलाया जा सकेगा, है ना। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि सबसे बड़ी बात है कि इस आर्टिकल के लागू होने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो है ये है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए अभियुक्त हो, उस पर मामला सक्षम न्यायालय में मामला चलाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे बकायदा उस अपराध के लिए दंडित किया हो। यदि उसको उसने रिहा कर दिया तो फिर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। दंडित होने के बाद, है ना, ये आर्टिकल लागू होगा और उसी चार्ज के लिए, उसी अपराध के लिए उसको दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। तो लगता है ना कि ये धारा थोड़ी सी संकीर्ण है, जबकि अमेरिकन जो सिस्टम है या अमेरिकन जो कानून है या ब्रिटिश कानून है, इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा लिबरल है। अब थोड़ा इसको देखने के बाद अपन आए धारा 300 सीआरपीसी की ओर। धारा 300 सीआरपीसी जो है वो 1973 की जो सीआरपीसी है, उसकी धारा के बारे में बात कर रहा हूँ। एक पुरानी सीआरपीसी भी थी जो ब्रिटिश जमाने की थी, 1898 की। उस सीआरपीसी की धारा 403, जहां तक मैं सही यदि स्मरण कर पा रहा हूं, तो 403 में भी यही सेम प्रावधान था। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में आने से पहले ये प्रावधान उसमें किया गया था और बाद में 1973 में जब सीआरपीसी में पूरी तरह से परिवर्तन हुआ, एक नई सीआरपीसी सामने आई, तो उसकी धारा 300 में भी इसी प्रकार का प्रावधान है। कैसा कि जहां पर एक व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा अभियोजित कर दिया गया है या उस पर मामला सुन करके उसको डिसाइड कर दिया गया है, तो चाहे उसे दंडित किया गया हो उस न्यायालय के द्वारा, चाहे उसे रिहा कर दिया गया हो, उसे दोबारा उसी अपराध के लिए, उसी चार्ज के लिए दोबारा दंडित, दोबारा अभियोजित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, सीआरपीसी की जो धारा 300 है
वो दोनों को शामिल करती है कि सक्षम न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को अभियोजित किया गया और चाहे उसे दंडित किया गया हो चाहे उसे रिहा कर दिया गया हो, दोनों ही स्थितियों में उसके ऊपर दोबारा उसी काज ऑफ एक्शन, उसी फैक्ट इशू, उसी चार्ज, उसी अपराध के लिए दोबारा उसे परेशान नहीं किया जाएगा, दोबारा उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। जबकि आपकी संविधान का जो आर्टिकल 20(2) है वो इस मामले में थोड़ा सीमित है। वो क्या कहता है कि जब उसे दंडित कर दिया गया हो तब ये सिद्धांत लागू होगा, तब उसको दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। जबकि धारा 300 उसकी तुलना में ज्यादा व्यापक है, जो कहती है कि चाहे उसे दंडित किया गया हो चाहे उसे रिहा कर दिया गया हो, दोनों ही स्थितियों में उसे उसी अपराध के लिए दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो धारा 300 है ना, अब इस 300 में एक दो उसके अपवाद भी हैं, जो ये कहती है कि जहां पर उसके ऊपर सेपरेट चार्ज लगाया जा सकता है, जो धारा 221 के अंतर्गत, धारा 220 के अंतर्गत उसको आप पढ़ेंगे, जहां पर उसके ऊपर सेपरेट चार्ज लगाया जा सकता है वहां पर ऐसी नियम लागू नहीं होगा। जहां पर सेपरेट कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता, उसी सेट ऑफ फैक्ट के अंतर्गत उसी आरोप के लिए, उसी चार्ज के लिए उसको दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। यदि उसको किसी सक्षम न्यायालय ने पहले से सुन लिया है, सुन करके उसको प्रोसिक्यूट कर दिया है, उसके ऊपर चार्ज लगा दिया है, चाहे उसने उसे रिहा कर दिया हो चाहे उसने उसको दंडित कर दिया हो। ये कौन सी धारा कहती है? क्रिमिनल प्रोसीजर की कोड की धारा 300, उसकी उपधारा 1, 2, 3 में भी और बातें हैं जिसको मैं बता रहा हूं। लेकिन ये तब धारा तब भी लागू नहीं होगी, ये मतलब छूट अभियुक्त को तब भी नहीं मिलेगी जब उसे डिस्चार्ज कर दिया गया हो। देखिए, सीआरपीसी में धारा 258 है ना, जो अभियुक्त को डिस्चार्ज करने का प्रावधान करती है। डिस्चार्ज को थोड़ा समझ ले। जब भी कोई क्रिमिनल मामला शुरू होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ, तो उसका पहला स्टेज है चार्जशीट दाखिल होने के बाद, जैसे न्यायालय में चालान पेश हो जाता है, उसके बाद उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है आरोप लगाना। न्यायालय जो है चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त को आरोप खुले अदालत में सुनाती है कि पुलिस के द्वारा या अभियोजन के द्वारा इन इन आधारों पर आपके खिलाफ इन इन धाराओं के अंतर्गत अपराध संस्थित किए गए हैं। वो आरोप, उस अपराध को किए जाने का आरोप ये अभियोजन की ओर से अदालत आपके ऊपर लगाती है। आप उसे स्वीकार करते हैं या उससे इनकार करते हैं, ये चार्ज लगाने की प्रक्रिया है ना। अब यदि अदालत को लगता है कि अभियोजन का मामला इतना कमजोर है, या अभियोजन के पास जो चार्जशीट जिसने पेश किया है, अभियोग पत्र जिसने पेश किया है, उसके पास अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टि में अपराध करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी अभियोजन के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप ही लगाया जाए। आरोप की सुनवाई तो बाद में होगी, आरोप लगाने के लायक भी कोई साक्ष्य अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर पाया है या अभियोजन के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है? अभियुक्त को आरोप मुक्त कर देता है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज करना। इट इज नॉट एक्विटल, इट इज ए डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज, है ना। आरोप मुक्ति में और रिहाई में अंतर है ना। जो एक्विटल जिसको अपन बोलते हैं, जिसको रिहाई कहा जाता है, दोष मुक्त कहा जाता है, उसमें और आरोप मुक्त होने में अंतर है। आरोप मुक्त जो होता है पहले ही स्टेज में हो जाता है, जब अभियोजन उसके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने में, प्रथम दृष्टि में आरोप लगाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में यदि अभियोजन असफल रहा है ना, तो वहीं से उसको आरोप मुक्त कर देते हैं। यानी मामला वहां पर गुण दोष के आधार पर न्यायालय के द्वारा सुना ही नहीं जाता, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं बनती, तो अभियुक्त जो है आरोप मुक्त हो जाता है ना। लेकिन जब हम आरोप लगाने के बाद मामले को साक्ष्य के आधार पर कोर्ट सुनती है, और सुनने के बाद जब ऑन मेरिट ये फैसला करती है कि अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता है, तब वो एक्विटल कहलाता है ना। एक्विटल का मतलब ही होता है कि अभियुक्त के मामले को न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर सुन करके, जिरह को सुन करके, गवाहों के परीक्षण के बाद प्राप्त हुए निष्कर्ष के आधार पर उसे दोष मुक्त किया है ना। तो दोष मुक्ति और आरोप मुक्ति दोनों अलग अलग है। तो जहां पर किसी अभियुक्त की आरोप मुक्ति हुई है, तो वहां पर एक गुंजाइश रहती है, वहां पर अभियोजन को अधिकार होता है कि यदि आरोप मुक्ति के बाद उस अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कोई साक्ष्य प्राप्त होता है,
तो फिर ऐसे अभियुक्त के खिलाफ उसी आधार पर उसी आरोप के लिए दोबारा मामला लाया जा सकता है। लेकिन जहां पर आरोपी या अभियुक्त दोष मुक्त हो गया है, मतलब उसके मामले को फाइनली सुन लिया गया है और मेरिट पे सुना गया है, साक्षियों के और साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्यों का मूल्यांकन करके और भी अतिरिक्त जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य हैं उनका पूरा मूल्यांकन करके, है ना, परीक्षण करके, गवाहों को सुन करके, वकीलों के बहस को सुन करके फैसला किया गया है और उसके बाद उसको दोष मुक्त किया गया है। तो फिर दोष मुक्ति के बाद फिर उसके खिलाफ उसी अदालत में या किसी सक्षम और अदालत में उन्हीं आरोप के आधार पर कोई नया मुकदमा नहीं लाया जाएगा। ये बात है। तो आरोप मुक्ति और दोष मुक्ति में अंतर है। तो धारा 300 कहती है कि जहां पर किसी अभियुक्त को या तो दंडित कर दिया गया है, पूरी तरह से मामले को सुन के गुण दोष के आधार पर दंडित कर दिया गया है, कन्विक्शन हो गया उसका, या गुण दोष के आधार पर मामले को सुन करके उसको एक्विटल कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, दोनों ही स्थितियों में उसके ऊपर उसी चार्ज, उसी आरोप के लिए दोबारा मामला नहीं चलाया जाएगा, है ना। लेकिन यदि उसको आरोप मुक्त किया गया है, दोष मुक्त नहीं, आरोप मुक्त किया गया है, तो फिर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा और उसके अभियुक्त के खिलाफ यदि कोई साक्ष्य मिलता है बाद में, तो उसी आरोप के लिए उसके ऊपर दोबारा मामला शुरू किया जा सकेगा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का आर्टिकल 20 और उसका सब आर्टिकल 2 और सीआरपीसी की धारा 300 और उसकी कुछ 4-5 उपधाराएं हैं, उनके आधार पर यह सिद्धांत लागू होता है डबल जियोपैरिडी का, जो एक प्रकार से आपके सीपीसी में जो धारा 10 और जो धारा 11 में दोबारा मामला चलाने की या एक सब्सिक्वेंट केस शुरू करने के पर जो प्रतिबंध लगाता है उसी नेचर का है। और ये क्रिमिनल मामलों से संबंधित है कि जब एक क्रिमिनल मामला किसी अभियुक्त के खिलाफ सुन करके डिसाइड कर दिया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि उसे दंडित कर दिया गया है तो दोबारा मामला नहीं लाया जाएगा, जबकि सीआरपीसी कहती है कि उसकी धारा 300 कि चाहे उसे दंडित किया गया हो चाहे उसको दोष मुक्त किया गया हो, दोनों ही स्थितियों में उसी आरोप के आधार पर उसके खिलाफ दोबारा मामला नहीं चलाया जा सकेगा। नो पर्सन शुड बी वैक्सेड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस और सेम कॉज ऑफ एक्शन। ओके, इसके संबंध में मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला आप थोड़ा देखें तो आपको और थोड़ा सा उसमें आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। एक कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का मामला है, एक मामला सचिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, एक वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। ऐसे कुछ मामले हैं जो यदि आप पढ़ें, इसको देखें, तो ये मेरा जो कंसेप्ट है, मैंने जो आपके सामने बताया, वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो सीआरपीसी की जो धारा 300 है ना, ये धारा अब बदलने जा रही है, क्योंकि सर आपको मालूम होगा कि अभी संसद ने 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करने के बाद उस पर सहमति दे दी है। और वो विधेयक थे भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक 2023। तो ये जो 3 कानून अब जो नया रूप लेकर के आएंगे, है ना, तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित होंगे और तत्काल प्रभाव से ये या जैसा राजपत्र में उसकी घोषणा की उसके हिसाब से लागू होंगे। तो ये जो आपकी जो सीआरपीसी जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की, सीआरपीसी 1973, ये समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगी। तो उस समय आप उसको देखेंगे कि अभी जो मैंने धारा 300 की बात कही, ये सारी चीज़ें आपको नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 337 में मिलेगी। इसको कहीं पर नोट करके रखें, है ना। धारा 300 के स्थान पर आपको धारा 337 पढ़ना पड़ेगा और जो भारतीय संविधान है वो तो जो कहते हैं वो आर्टिकल 20 और उसका सब आर्टिकल 2 में मिलेगा आपको। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जितना मैंने बताया, चाहे वो सीपीसी की धारा 10 और 11 हो, चाहे ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 20(2) हो, या सीआरपीसी की धारा 300 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नई आ रही है 2023 की धारा 337 हो, इन सब का अंतिम उद्देश्य, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, वो जो अननेसेसरी, अनावश्यक जो मुकदमेबाजी है
उसको हतोत्साहित करने का, उसको रोकने का ही है। अब आज हम यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अब जो हमारी अगली मुलाकात होगी, उसमें हम सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन पर और एक व्यक्ति जब कोई सिविल सूट किस तरह से फाइल करता है, सिविल सूट फाइल करने की क्या प्रक्रिया है, उसकी जो कुछ बारीक बातें हैं, जितना जो मैं जानता हूँ, है ना? अधिवक्तागण उसको अच्छी तरह से समझते हैं। फिर भी उस पर हम एक चर्चा करेंगे, ताकि जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हमारे विधि के जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसका थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कुछ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जो सूट होता है, जो वाद अपन दायर करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस अदालत में कौन सा वाद दाखिल होगा, किस अदालत को कितने रुपए तक के वाद मूल्य, कितने रुपए के वाद मूल्य तक के मामले को सुनने का अधिकार है, उसमें मामले की कार्यवाही किस प्रकार शुरू होती है, रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह से फाइल होता है, काज ऑफ एक्शन क्या होता है ना? उसमें सुनवाई किस प्रकार से होती है, यदि आपको अपने प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑर्डर या कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, इन सब बातों पर क्रम से अपन लगातार चर्चा में रहेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।